Welcome to Physics with Amit. Let's learn physics easily. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अमित में आज हम जो बात करने वाले हैं ये सेकंड लेक्चर है 12th की फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। उस दिन हमने आवेश के बारे में सारी डिटेल में बात करते थे। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हम बात करें आवेश की तो हमने क्या जाना था कि जो आवेश होता है वो एक मूलभूत गुण होता है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो आवेश को हमने बताया था दो टाइप का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। यहाँ पे जो Np होता है वो ग्रेटर देन होता है Ne से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसलिए क्या होता है, इसका मास जो होगा, इसका जो मास होगा वो ज्यादा होगा इसके मास से। मतलब जो मास होगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज का मास है, ये पॉजिटिव चार्ज का। कोई भी नेगेटिव चार्ज हो उसका मास पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होगा अगर दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी। दूसरी चीज, एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, अगर ना लिखा हो तो शायद मैं भूल गया हूँ। तो उसमें क्या था कि अगर मान लो कोई बॉडी है जिसके पास आवेश है, आवेश अगर आवेश है तो उसके पास द्रव्यमान अवश्य होगा। 100% उसके पास द्रव्यमान होगा। अगर उसके पास आवेश है तो उसके पास द्रव्यमान होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसी है जिसके पास द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है उसके पास क्यों, ये हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब अगर कोई आवेश है उसके पास द्रव्यमान, अगर आवेश है बॉडी के पास तो द्रव्यमान 100% श्योर होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान है तो ये 100% श्योर नहीं है कि हो ही, वो उदासीन भी तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तीन चार्जेस पढ़े हमने, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अगर दोनों कंबाइंड हो गए तो जीरो हो जाता है। तो अगर नेट चार्ज जीरो है तो उदासीन हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि अगर द्रव्यमान है तो उसके पास आवेश हो, लेकिन अगर आवेश है तो उसके पास द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन था। अगर हम बात करें सेम टाइप के चार्जेस की, तो अगर दो सेम टाइप के चार्जेस होते थे, प्लस प्लस तो ये अट्रैक्ट करते थे, माइनस माइनस तो ये भी अट्रैक्ट करते, वो रिपेल करते थे, प्रतिकर्षित। ठीक है, और अगर प्लस माइनस हो जाते थे, माइनस प्लस हो जाते थे, तो ये क्या करते थे? आकर्षित करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? तो ये कूलाम जो साइंटिस्ट थे, कभी इनकी स्टोरी के बारे में पूरी डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इनकी हम पूरी जानकारी लेंगे कि ये क्या थे, क्या किया इन्होंने, कैसे ये फिजिक्स की फील्ड में है। तो सन 1785 ईस्वी में क्या हुआ, फ्रांस के भौतिक विज्ञानी चार्ल्स अगस्टिन डे कूलाम ने क्या बताया? उन्होंने बोला कि अगर दो बिंदु आवेश है, एक मान लो ये हमारा बिंदु आवेश है, दूसरा हमारा ये बिंदु आवेश है। अच्छा, बिंदु आवेश का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि कोई भी बॉडी जिसको देखने पर, जैसे मैं बोलूं अपने आप को, क्या मैं बिंदु आवेश हो सकता हूं अगर मैं पृथ्वी के सापेक्ष देखूं, और छोटा सा। अगर मैं आप बहुत दूर की चीज को देखो तो वो बिंदुवत दिखती है। तो बिंदु आवेश मतलब बहुत छोटा सा आवेश है। ठीक है, या बहुत बड़ा सा आवेश है, लेकिन वो बिंदुवत होना चाहिए, लगना चाहिए बिंदुवत है कि। अगर इसके चार्ज को मैं Q1 मान लेता हूँ, इसके चार्ज को मैं Q2 मान लेता हूँ। ठीक है, और इनके बीच की दूरी को R मान लेता हूँ। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो इनके बीच लगने वाला बल है वो डिपेंड करेगा दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई पे। परिमाण जो होगा मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। मॉड का मतलब क्या है? ये मॉड क्या बताता है? ये मॉड ये बता रहा है कि इनके चिन्हों को इग्नोर कर देना है बल को देखते वक्त। जब भी हम बल की बात करेंगे तो इग्नोर कर देंगे। अच्छा, यहाँ बल की बात हो रही है, ये डायरेक्शन बताते हैं। जैसे मान लो कि मैं बताऊं अगर ये माइनस में है तो क्या ये वाला जो बल है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ये ऐसे है। ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो सेम फोर्सेस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर यही प्लस में हो जाए तो ये वाला क्या करेगा? अब ये वाला इसको रिपेल करेगा। अब ये जो बल आया F1 है, ये इसको करेगा, इसको बोलते हैं F2। अब लेकिन ये जो 1 है, ये 1 पे लगा रहा है 2, और ये कौन लगा रहा है? 2 पे लगा रहा है 1। इसको हम बोलेंगे F12। 1 पर जो लगा रहा है, कौन लगा रहा है? 2। तो 1 पर कौन लगा रहा है? 2। ये क्या बोलेंगे? 2 1, क्योंकि ये कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है 1 पे। अब कभी कभी पूछ लेगा कि एक गुलाम द्वारा दो गुलाम पर आवेश लगाया गया बल F है, तो बताओ दो गुलाम दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल कितना होगा? तो सेम होगा, बल चेंज नहीं होते। इनका अनुपात पूछ लेता है कभी कभी, तो 1:1 होगा एनसीईआरटी में या कुमार वित्तल या किसी भी बुक में। ठीक है, किसी भी बुक को उठाओगे, राजीव प्रकाशन होगा, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इनका जो अनुपात होगा 1 होगा। दूसरी चीज, और किस पे डिपेंड करता है? 1/r²। इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग का
नियम। पूछा जाता है कि क्या जो आवेश हैं उनके बीच लगने वाला बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है या नहीं करता है, तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यदि कोई चीज डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम आप पहले भी जान चुके हो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में, ठीक है, F बराबर G m1m2/r² आता था, तो वहां पे भी ये फॉलो होता था। ठीक है, अगर हम इन दोनों को अरेंज कर दें तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा mod of q1 mod of q2 डिवाइडेड बाई r²। यहाँ से फार्मूला बनेगा, हम मॉड को हटा देंगे यहाँ पे और एक कांस्टेंट लेके आएंगे जो कि होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मैं पहले इसको k लिख देता हूँ, k q1 q2 बटे में r²। तो ये हमारा पहला फार्मूला क्रिएट होता है, F बराबर k q1 q2 बटे r²। अब सबको बल का मात्रक पता ही न्यूटन होता है, ठीक है। अब अगर हम आया यहाँ पे जो k है ये कितने के बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसका मात्रक न्यूटन है पूरे का बल का, नीचे वाले का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक कुलाम, कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ये हमारे पास k की वैल्यू आती है। अच्छा, इसका अगर हम मान निकालने जाए तो क्या होगा, ये होता है 9 इंटू 10⁹। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये यहाँ पे k है, ठीक है। अब हम ये टोटली इसके बारे में सारी डिटेल्स में फोर्स पता चल गया, लेकिन अब जो मेन चीज आती है वो हम इस बल के गुण के बारे में जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस कूलम बल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, गुण, ये बल होता कैसा है, तो पहली चीज है ये जो बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब क्या है कि अगर ये आवेश है, ये आवेश है, तो ये इसी रेखा में काम करेगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अनुदिश काम करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कैसा बल है, यह है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों बल होता है। जैसे अब अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण में हमने क्या किया था, वहां पे केवल आकर्षण था, ये क्या है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब संरक्षी बल का मतलब क्या होता है, संरक्षी बल का मतलब ये होता है यह पथ पर डिपेंडेंट नहीं होता, पथ पर किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। मतलब क्या है, संरक्षी बल, ये दोनों डेफिनेशन रिलेटेड है। कोई है संरक्षी बल की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, तो संरक्षी बल होता है, और ये संरक्षी बल है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या होता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अभी लिखेंगे आगे, ठीक है। माध्यम पर निर्भर करता है मतलब क्या है कि अगर मान लो अभी ये निर्वात में रखे हैं, हमने उठा करके इनको पानी में रख दिया, हमने उठा करके इनको तेल में रख दिया, हमने उठा करके इनको किसी और चीज में रख दिया, पार्टिकुलर चीज में, तो फिर ये माध्यम पर निर्भर करेगा, बल या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, कम होता है, बल कम हो जाता है, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ होगा, निर्वात में, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं कि आपसे कि न्यूनतम कितना बल लग सकता है, न्यूनतम कितना बल लगता है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा न्यूनतम आवेश कितना होता है। तो हमें फार्मूला पता है, बराबर k q1 q2 बटे r²। अब मैं अगर आपसे बोलूं इनके बीच में न्यूनतम कितना बल लग सकता है, दो कोई भी चीजें हैं उनके बीच में मिनिमम कितना बल लग सकता है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस, तो अगर q1 और q2 इनका मान मैं e ले लूं, e मतलब क्या है, सबसे छोटा आवेश e होता है, ठीक है। तो अगर मैं मिनिमम इनके बीच में फोर्स निकालने जाऊंगा तो एक बराबर क्या हो जाएगा, ke² बटे r²। ये न्यूनतम आवेश हो जाता है, न्यूनतम बल। इन्हीं दो अगर वस्तुएं तो उनके बीच में जो न्यूनतम बल लग सकता है आज यूनिवर्स में, वो ke² बटे r²। अच्छा, ke² बटे r² तो है, r की वैल्यू क्या हो सकती है, मान लो r की वैल्यू 1 है तो फिर केवल ke² बचेगा, ठीक है। अब अगर मैं एक सवाल लेके देखें, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा आवेश है
दूसरा ये मान लेते हैं 2 माइक्रोकुलाम का है और ये 3 माइक्रोकुलाम का। अच्छा ये माइक्रोकुलाम क्या है, तो 1 माइक्रोकुलाम होता है 10 की पावर में -6 कुलाम, ठीक है। तो माइक्रोकुलाम को इस तरीके से कुलाम बनाते हैं। मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। अभी मैं बिल्कुल एकदम सिंपल सा सवाल बता रहा हूँ, तो अगर मुझे ये सवाल करना हो तो हमें फार्मूला पता है बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा Q1 का मान मेरे पास ये है, Q2 का मान मेरे पास ये है, R का मान मेरे पास ये है। तो एक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, K की जगह रखोगे 9 इंटू 10⁻9, Q1 की जगह क्या रखोगे 2 इंटू 10⁻6, Q2 की जगह क्या रखोगे 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 9 टू जा 18, 3 जा 54 इंटू 10 टू द पावर में कितना होगा 6 और 6 12, 12 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 3। इसी को मैं लिख सकता हूँ 5.4 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। तो ये मेरा बल आएगा कैलकुलेट करने पर। तो अगर कोई सिंपल सा सवाल आता है कि दो आवेश है, उनके बीच की दूरी दी है, आवेश दिया है, तो हम उनके बीच में बल को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे, अब मान लेते हैं कि अभी तक जो हमारे पास फार्मूला आया वो था ये 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि हमने जो आवेश था उसको किसी माध्यम में उठा के रख दिया जाके, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। अब हमने इसी किसी माध्यम में रख दिया जिसका परावैद्युतांक, एक वर्ड आएगा परावैद्युतांक, ठीक है। अब उसका परावैद्युतांक कितना है, स्मॉल के है। इसको सापेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। परावैद्युतांक क्या होता है, के नीचे है एप्सिलॉन आर, यानी दोनों सेम चीजें। परावैद्युतांक इसको सापेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। अब दूसरी चीज, अगर ये किसी माध्यम में रखा है तो इसका जो परावैद्युतांक, इसकी जो विद्युतशीलता होती है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है एप्सिलॉन, ठीक है। अब हमें ये सारी चीजें पता है, तो एप्सिलॉन बराबर किसके होगा, तो एप्सिलॉन जो बराबर होगा वो होगा एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट निकालूं तो ये हमारा आता है के, यही हमारा क्या है परावैद्युतांक है, यही बराबर होगा एप्सिलॉन आर के, यही हमारी सापेक्ष विद्युतशीलता है, ठीक है। सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। तो अगर मुझे इसे फार्मूले में रखना है तो फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इसी को एक और तरीके से लिख सकते हो, F बराबर 1/4π, एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से मेरा जो फोर्स है, अगर मैं इसको मैं बोल देता हूँ मीडियम में, Fm बोल देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, निर्वात में बल था, ये हमारा कहाँ में मीडियम में। तो अगर तुम इसमें से k को हटा दो, ये स्मॉल के है, अगर मैं इस k को हटा दूं तो बाकी जो बचा वो क्या है, निर्वात में लगा बल। तो यहां से मैं उसको F लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा k। तो ये जो फोर्स आया ये क्या बता रहा है कि जो मीडियम में बल होता है वो कम हो जाता है किससे, 1/k से। 1/k क्या है परावैद्युतांक, k हमारा परावैद्युतांक, तो जो बल होगा वो कम हो जाएगा 1/k से, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि बल निर्वात में 10 न्यूटन लग रहा है और हमने उसको किसी दो परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया, तो बल जो होगा 2 से कम हो जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो अगर कोई बल किसी माध्यम में, जैसे मान लो तो हम जल की बात करते हैं, पानी उठा के हमने रख दिया, ठीक है। अगर हमने इसको उठा करके पानी में रख दिया तो पानी का परावैद्युतांक लगभग कितना होता है 81, कहीं 80 होगा कहीं 81 लिखा होगा, ठीक है। तो वहां पे अगर मेरा फोर्स है तो कितना हो जाएगा F/80 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये बात जल की हो रही है, तो जल में जो बल होगा माध्यम में वो F/80 हो जाएगा, यानी लगभग 80 गुना कम हो जाएगा ये बल, ठीक है। ये होता है आपका कौन सा बल, कूलाम बल की बात हो रही है, ठीक है। अब एक और चीज, ये मेरा एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों आवेशों को स्पर्श करा करके, दोनों आवेशों को मैंने स्पर्श कराया, स्पर्श कराकर
अब जैसे मैं मान लो इनके बीच की दूरी r थी, इन दोनों को मैंने स्पर्श कराया, स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रख दिया मैंने, q1 q2। अच्छा इसका नाम मैं a दे देता हूँ, इसका नाम मैं b दे देता हूँ। बीच की दूरी हमारे पास आ रही है, लेकिन अब मैं इनको स्पर्श कराऊंगा तो क्या आवेश Q1 Q2 रहेगा? नहीं, Q1 Q2 नहीं होता है। अब क्या होता है, जैसे ही मैं इनको स्पर्श कराऊंगा उसके बाद जब मैं इनको पास में रखूंगा तो इनका आवेश जो होगा वो बराबर बराबर मात्रा में बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे, पहले इनका योग करेंगे, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब जितना आवेश होता है बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। यानी अगर यहाँ पे बल जो था मेरा K क्यू स्क्वायर, ये यहाँ लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इसका जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू के Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। ये मेरा F डैश आएगा, ये मेरा F था, स्पर्श कराकर मैंने उतनी दूरी पर रख दिया। अब मान लो ऐसा हो, मैं एक सवाल लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल ले देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लो एक ये मेरा 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, एक मेरा ये 4 माइक्रोकुलाम का। अच्छा इसको मैं माइनस ले लेता हूँ, आवेश प्लस माइनस कुछ में हो सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये -2 कुलाम है, ये 4 माइक्रोकुलाम है। अब मैंने इनको क्या किया, ये मेरे दूरी है बीच की 1 मीटर, ठीक है। मैंने स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखने पर बल कितने गुना हो जाएगा, ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो अगर मैंने स्पर्श कराया है तो ऐसे केस में क्या होगा, नेट मैं चार्जेज लिखूंगा पहले। अच्छा एक माइक्रोकुलाम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶ कुलाम, ओके। अब मैं इसको लिखूंगा, दोनों को आवेश को स्पर्श कराओ, तो ये 2 प्लस 4, अब ये माइनस में तो कितना बचेगा 2 माइक्रोकुलाम डिवाइडेड बाई 2। पे जब मैंने दोनों काट दिया तो इस पे आएगा, 2 से 2 काट देंगे तो 1 माइक्रोकुलाम, इसको भी काटेंगे तो 1 माइक्रोकुलाम, तो ये भी 1 माइक्रोकुलाम और ये भी यानी 1 माइक्रोकुलाम। बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। अच्छा अगर मैं बल यहाँ पे निकालूं, इस केस में बल कितना होगा बताओ, F कितना होगा, मेरा है K इंटू 2 और 4 है ना, 4 और 2 है, तो 4 में से और 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, ठीक। चाहो तो K का मान भी रख देता हूँ, 9×10⁹ ये मेरा F की वैल्यू आएगी। तो F की वैल्यू यहाँ से कितना निकाल सकता हूँ मैं, 4 दूनिया 8 72 ×10⁻³ ठीक है। अब मैं इसमें निकालता हूँ, इसमें फोर्स निकालता हूँ, इसमें फोर्स निकालो क्या आएगा, F इज इक्वल टू के यानी 9 × 10⁹ अब मेरा पहला आवेश क्या 1, तो 1 × 10⁻⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, यानी मेरा फोर्स कितना हो जाएगा 9 × 10⁻, देखो अब 6 and 6 12 और 12 में से आएगा -3, ये न्यूटन। इतना ही बल यहाँ पे था। अब उसने पूछा कितने गुना हो जाएगा, ये मेरा बल था F डैश, ये कब है स्पर्श कराने के बाद, ये बल कब है जब पहले था, ठीक। अब हमसे पूछा कितने गुना हो जाएगा, तो F डैश डिवाइडेड बाई F कर दो। F डैश हमारा कितना है 9×10⁻³ डिवाइडेड बाई ये कितना है 72×10⁻³ ठीक। चलो अब ये वैल्यू मैं कट कर देता हूँ, 9 8 72, ठीक है। F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। अब F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। F डैश की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/8F। तो इस तरीके से हमारे सवाल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला टाइप का सवाल था। अब मैं दूसरे तरीके के स्पर्श कराने वाले सवाल बताता हूँ, ठीक है। दूसरे टाइप के स्पर्श कराने वाले सवाल में क्या होगा, अब अभी तक क्या था, मैंने दोनों को उठाया आपस में स्पर्श करा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक तीसरा लाएंगे, मान लो कि ये हमारी चार्ज है Q1, ये हमारा चार्ज है Q2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ना स्पर्श करा करके, ये A था ये B था, मैंने C को ले आया, C को लेके आया, इसके पास चार्ज है Q = 0 अनावेशित। अब इसके बाद चार्ज Q हो भी सकता है, लेकिन हम अभी कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे Q की वैल्यू 0 मान लेते हैं। अब अगर ऐसा है तो मैंने इसको पहले A से स्पर्श कराया, ठीक। अब मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक।
अब ये किसी किसी के बीच भी बोल सकता है, तो यहाँ पे ए है, ये बी है। अब मैंने जब इसको इसके साथ स्पर्श कराया तो मेरा रूल क्या कहता है कि जब भी स्पर्श कराते दोनों चार्जेस आपस में बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। तो 0 प्लस Q1 यानी Q1/2, समझ में आएगी नहीं? अब इस क्या होगा, Q डैश हो जाएगा Q यानी 0 प्लस Q1/2, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा Q1/2। इधर से अगर देखोगे, अब मैंने क्या किया, C पे भी क्या चार्ज है, ये C मेरा यहाँ पे है, इसके पास भी कितना आ गया Q1/2, ठीक है। इसको मैं ऐड कराऊँ तो इन दोनों को स्पर्श कराया, बराबर बराबर बन गया, इसके पास भी Q1/2, इसके पास भी Q1/2। अब ये वाला अब B के साथ स्पर्श करेगा, अब बाद में फिर इसके साथ कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमांक, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। अब जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया तो अब ये क्या हो जाएगा, Q1/2 प्लस Q2, उसका आधा होगा इसके पास। तो अगर देखेंगे तो कितना आ जाए 2, तो Q1 प्लस 2Q2 डिवाइडेड बाई 2 और नीचे वाला 2, यानी हो जाएगा Q1 प्लस 2Q2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी जब हम स्पर्श कराएंगे, कब, दोनों को एक साथ हमने स्पर्श करा दिया, ठीक है। तो इसके साथ अगर एक साथ स्पर्श कराते थे तो वैल्यू अलग अलग आती थी, सेम चार्जेज हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ, जब हमने सी को ऐसे इस करा तो इसमें अलग आया, इसमें अलग आया चार्ज। अब जो वैल्यूज आई है, अब इसके बीच में एफ डैश कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में हम एफ डैश कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो ये चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि इन दोनों चार्जेस के बीच जो भी स्पर्श करा रहा हूं वो आधा हो जाता है, ठीक है। तो यहां से ये टचिंग वाले सवाल जो थे वो सवाल होते हैं इंट। अब इस पे मैंने एक सवाल करवा दिया, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जाओगे तो ऐसे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है, एक दो सवाल है उसमें। तो अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको ऐसे चैनल्स ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल में आपको बने रहना होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिजिक्स विद अमित को, और साथ में बेल आइकन ऑन कर लो ताकि आपको वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।